रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अगर सरकार आपकी आज़ादी छीन ले तो एक ऐसा हथियार है जिससे आप सीधे कोर्ट से अपनी आज़ादी वापस पा सकते हैं। इसे कहते हैं रिट्स। बिल्कुल। और ये कोई मामूली कानूनी दांवपीच नहीं है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में, जो कि हमारे खास प्रीमियम अध्ययन मॉड्यूल पर आधारित है, हाँ, जिसका शीर्षक है न्याय का शस्त्रागार, संविधान की रिट प्रणाली। एकदम सही। तो आज का हमारा मुख्य मिशन इसी शस्त्रागार को समझना है। मतलब ये जो 5 प्रमुख अस्त्र हैं जिन्हें हम रिट कहते हैं, ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों की रक्षा करने वाले बेहद सक्रिय और जीवंत हथियार हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब अगर मैं शुरुआत करूं इस बात से कि आखिर ये रिट है क्या चीज। ये बहुत बुनियादी और जरूरी सवाल है। हाँ, क्योंकि अगर आजादी छीनने की बात हो रही है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि हथियार दिखता कैसे है या काम कैसे करता है। देखिए, स्रोत के अनुसार भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जो विशेष आदेश जारी करते हैं, उन्हें ही हम रिट्स या रिट कहते हैं। इसे नागरिकों का सर्वोच्च सुरक्षा कवच कहा गया है। अच्छा, मतलब ये मौलिक अधिकारों की एक ढाल है। तो मान लीजिए कि मौलिक अधिकार हमारा सबसे कीमती खजाना है। बिल्कुल मान सकते हैं। तो क्या ये जो विट्स है, ये उस खजाने के चारों ओर लगा एक अभेद्य लेजर सिक्योरिटी सिस्टम है? अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? मतलब जैसे ही कोई खजाने को हाथ लगाएगा, अलार्म बज जाएगा। एकदम सही। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये शक्ति किसी एक ही जगह या एक ही अदालत तक सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब इसका कोई बैकअप भी है? हाँ, इसे रिट जारी करने की दोहरी शक्ति कहा जाता है। दोहरी शक्ति? बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को न्याय के लिए 2 अलग-अलग दरवाजे दिए हैं। कौन कौन से? एक दरवाजा है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का, जो अनुच्छेद 32 के तहत खुलता है। ठीक है। और दूसरा दरवाजा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का, जो अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों को ये शक्ति देता है। मतलब अगर किसी आम इंसान के अधिकारों का हनन होता है तो उसे हमेशा दिल्ली भागने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो अपने राज्य के हाई कोर्ट में भी जा सकता है ताकि न्याय तक पहुंच कभी बंद ना हो। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो चलिए इस सुरक्षा की बात को आगे बढ़ाते हैं। जब भी सुरक्षा की बात आती है तो किसी भी इंसान के लिए सबसे पहला और बुनियादी अधिकार तो उसकी खुद की आजादी ही होती है ना? एकदम। शारीरिक आजादी सबसे ऊपर है। तो यहीं से हम संविधान के उन 5 प्रमुख अस्त्रों में से सबसे पहले अस्त्र की बात करते हैं। मॉड्यूल में इसे हेबियस कॉर्पस कहा गया है। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब बंदी को अदालत में प्रस्तुत करो। बिल्कुल। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि बंदी को शरीर सहित अदालत में लाओ। मॉड्यूल के अनुसार ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक है और इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराना है। अवैध हिरासत? अच्छा, तो यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। तो क्या अदालत सिर्फ एक आदेश पर, मतलब सिर्फ एक याचिका लगाने पर किसी भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आजाद कर देती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही मैं सोचती थी, वरना तो कोई भी अपराधी छूट जाएगा। एकदम सही सोच रही हैं आप। अदालत सबसे पहले ये जांचती है कि जो हिरासत है वो वैध है या अवैध। अच्छा, मतलब पुलिस को सबूत देने होते हैं? बिल्कुल। अगर पुलिस की हिरासत का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है, कोई कागज नहीं है, केवल तभी इस अस्त्र का इस्तेमाल उस व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए होता है। ये किसी भी तरह की मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है। समझ गई। अब मान लीजिए हम आजाद हैं। ठीक है। हमें किसी ने बंदी नहीं बनाया है, लेकिन जो सिस्टम या जो सरकारी अधिकारी हमारे लिए काम करने चाहिए वो काम ही ना करें तो? हाँ, वो अपना काम ही ना करें या फिर गलत तरीके से किसी कुर्सी पर बैठ जाएं, तब क्या होगा? ये बहुत ही आम समस्या है और यहीं पर सार्वजनिक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी से जुड़े 2 बहुत ही मजबूत अस्त्र मैदान में आते हैं। अच्छा। पहला है परमादेश, जिसे अंग्रेजी में मैंडमस कहते हैं। परमादेश मतलब परम आदेश? बिल्कुल। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये किसी भी सरकारी अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करता है। इसे स्रोत में कर्तव्य पालन का अस्त्र कहा गया है। तो अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं, हाँ बताइए। तो यानी मैंडमस किसी गहरी नींद में सोए हुए सरकारी सिस्टम को जगाने वाला एक अलार्म क्लॉक है। अरे बिल्कुल, ये अलार्म क्लॉक वाली उपमा एकदम सटीक है।
वो सिस्टम को झकझोर कर जगा देता है। कुर्सी पर बैठने वालों के लिए है हाँ, उसे कहते हैं अधिकार पृच्छा या क्वो वारंटो। क्वो वारंटो। इसका क्या मतलब होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। अच्छा। ये जांचने के लिए जारी किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर आखिर किस अधिकार से बैठा है। इसका सीधा लक्ष्य है सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाना। मतलब अगर कोई बिना सही डिग्री या बिना योग्यता के किसी बड़े पद पर बैठ जाए तो कोई भी नागरिक ये रिट दायर कर सकता है। बिल्कुल, और अदालत उससे पूछेगी कि भाई अपना अधिकार साबित करो। तो ये क्वो वारंटो तो सत्ता के गलियारे में घुसने वाले हर व्यक्ति का एक तरह से आईडी कार्ड चेक करने वाला गार्ड हो गया। एकदम सही। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये दोनों रिट, परमादेश और अधिकार पृच्छा, ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार और उसके सारे अधिकारी हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करें और जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, अधिकारियों को तो हमने नियंत्रित कर लिया इन रिट्स के जरिए। हाँ। लेकिन अगर खुद न्याय देने वाली निचली अदालतें ही कोई गलती कर दें तो उसे कैसे सुधारा जाए? आखिर जज भी तो इंसान ही होते हैं। हाँ, ये आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है ना? हाँ, और इसी को न्यायिक नियंत्रण या जुडिशियल कंट्रोल का क्षेत्र कहा जाता है। तो अदालतों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? यहाँ मॉड्यूल में एक बहुत ही दिलचस्प मास्टर डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स का उपयोग किया गया है। अच्छा, ये मैट्रिक्स क्या समझाता है? ये दो खास रिट्स के बीच का अंतर समझाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। हाँ, प्रतिषेध पूरी तरह से निवारक है। निवारक मतलब प्रिवेंटिव। बिल्कुल, इसका सीधा सा अर्थ है रोकना। अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही है तो उसे बीच में रोक दिया जाता है। एकदम। ये निर्णय आने से पहले ही निचली अदालत की कार्रवाई को रोकने के लिए जारी की जाती है। ठीक है। और दूसरी वाली रिट? दूसरी है उत्प्रेषण, जिसे सर्टियोरारी कहते हैं। सर्टियोरारी। ये कैसे अलग है? ये उपचारात्मक या क्यूरेटिव है। इसका अर्थ होता है रद्द करना। मतलब ये निर्णय आने के बाद काम आती है? जी हाँ, अगर निचली अदालत ने कोई गलत निर्णय दे दिया है तो ये रिट उस निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है, अगर मैं इसे मेडिकल भाषा में समझने की कोशिश करूं? हाँ, कोशिश कीजिए। मतलब प्रोहिबिशन एक वैक्सीन की तरह है, एक निवारक की तरह। बिल्कुल। जो बीमारी को यानी किसी गलत फैसले को होने से पहले ही शरीर में घुसने से रोक देती है। अरे वाह। और जो सेटियोरैरी है वो एक दवा की तरह, एक उपचारात्मक कदम जो बीमारी होने के बाद यानी फैसला आने के बाद उसका इलाज करती है। मुझे आपकी ये वैक्सीन और दवा वाली तुलना बहुत ही शानदार लगी। ये एकदम सटीक तरीके से दोनों का काम समझा देती है। शुक्रिया। मतलब सिस्टम इतना मजबूत है कि गलतियों को रोकने का भी इंतजाम है और सुधारने का भी। बिल्कुल। और अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मॉड्यूल के अंतिम चित्र का हवाला दूं तो ये पांचों रिट प्रणाली भारतीय लोकतंत्र में महज कुछ कानूनी धाराएं भर नहीं है। तो क्या हैं ये? ये लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं, ट्रू सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रहरी। ये साबित करते हैं कि भारत का संविधान केवल कोई धूल खाती हुई किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सक्रिय रक्षक है, एन एक्टिव प्रोटेक्टर, जो हमेशा अपने नागरिकों के लिए खड़ा है। ये सच में बहुत ही सशक्त करने वाली बात है। हाँ, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। अच्छा, कैसा सवाल? देखिए, संविधान ने न्याय का शस्त्रागार तो तैयार कर दिया और सबसे शक्तिशाली हथियार यानी ये रिट्स नागरिकों को सौंप भी दिए हैं। बिल्कुल, एकदम सही। लेकिन एक शस्त्रागार तभी काम आता है जब हथियार चलाने वाले को पता हो कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। ये तो है, बिना जानकारी के हथियार किस काम का? वही तो आज सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। बिल्कुल, बताइए। क्या लोकतंत्र में नागरिकों की असली आजादी सिर्फ इस बात से तय होती है कि वो बातें संविधान में लिखी हैं या फिर अपने इन अधिकारों और हथियारों की सही जानकारी होने से तय होती है? ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। मतलब आजादी सिर्फ कागज पर नहीं, हमारी जागरूकता में बसती है। और मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा ने उस जागरूकता को जगाने का काम बखूबी किया है। तो चलिए, आज के इस मॉड्यूल को हम यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ फिर से जुड़ेंगे।